नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दो बेचारे। चित्रांकन बेदी, कहानी कुसुम वासिया, संपादक मनीष गुप्ता। बेलापुर गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था ननकू और दूसरे का सनकू। ननकू बड़ा होने के साथ साथ जितना अधिक समझदार था, सनकू छोटा होने के साथ उतना ही शैतान भी था। फिर भी दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेतों में जाते। एक हल चलाता तो दूसरा बीज डालता हुआ उसके पीछे पीछे चलता था। घर में दोनों अकेले रहते थे। माँ बाप मर चुके थे और दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई थी। घर में भी दोनों मिलजुल कर काम करते थे। ननकू भैया, घर की सफाई तो हो चुकी, अब कपड़े धो लूं? नहीं, कपड़े मैं धो लूंगा, तू बैठकर आराम कर। ननकू और सनकू काम से निपटकर अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर घूमने निकल जाते थे। आज नदी किनारे चलते हैं। ठीक है, उस तरफ गए काफी दिन हो गए, लेकिन शाम होने से पहले ही वे घर लौट आते थे। ननकू भैया, लौट चलो, सूरज छिपने जा रहा है। असल में उन दोनों को रतौंधी का रोग था। रात होते ही उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आज लौटने में कुछ ज्यादा देर हो गई। इस बात को छिपाने के लिए उन्होंने एक तरकीब खोज ली थी। वे रात होने से पहले ही अपने सारे काम धंधे खत्म कर लेते थे, फिर आराम से खाट पर बैठकर गप्पे मारते थे। और ननकू भैया, जब उस भयानक रात में वह शेर मेरी तरफ आ रहा था तो मैंने उसे आंख मार दी। बेचारा डर कर भाग गया। अबे, क्यों गप मारता है? रात को तो तुझे दिखाई ही नहीं देता। अड़ोसी पड़ोसी देखते तो बड़े हैरान होते थे। क्या बात है ननकू, दोनों खाट पर डटे बैठे हो? तुम्हारा खाना कौन बना रहा है? बिना घरवाली के ही बड़ी मौज मस्ती से रहते हो। लेकिन जो लोग उनकी बीमारी के बारे में जानते थे, वे उन्हें देखकर छींटा कसी करने से बाज नहीं आते थे। देखो, ननकू सनकू जा रहे हैं। बेचारे दिन के समय ही तो बाहर निकल पाते हैं। बेचारे रात के अंधेरे में कुछ भी देख नहीं सकते, इसीलिए तो दोनों अकेले डोल रहे हैं। इन्हें कोई अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की बातें सुनकर सनकू का खून खौल उठता। ननकू भैया, सुना, यह रामजी दुकानदार क्या कह रहा है? तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? इन्हें बोलने दो, एक दिन अपने आप चुप हो जाएंगे। इनका मुंह बंद करना ही पड़ेगा। रणजी कितने दिनों से पीछे पड़ा है। चलो, किसी दिन उसकी बहनों को देख ही आए। चलेंगे किसी दिन, लेकिन जल्दी चलना चाहिए, कहीं उनके कानों में भनक पड़ गई तो मुश्किल होगी। आज बड़ी समझदारी की बातें कर रहा है। लगता है मेरा भाई अक्लमंद होता जा रहा है। आखिर भाई की समझदारी का कुछ असर होगा या नहीं? ठीक है, फिर रणजी को संदेशा भेज देते हैं। अगले शुक्रवार को वहां चलेंगे। वहां कहीं हमारा भेद न खुल जाए। भेद कैसे खुलेगा? हम सुबह सुबह चलकर अंधेरा होने से पहले अपने घर लौट आएंगे। शुक्रवार के दिन सुबह सुबह। सनकू, बैलगाड़ी तैयार है, अब ज्यादा देर मत लगाओ, नहीं तो लौटने तक अंधेरा हो जाएगा। सनकू घर से निकलकर बाहर आया। वाह सनकू, क्या खूब जच रहे हो, अभी से दूल्हा नजर आ रहे हो। रहने दो, मुझे मत बनाओ, पहले अपनी तरफ तो देखो। रास्ते में चलो मेरे शेरों, चलो। आज यह जोड़ी सज धज कर कहाँ चली? आज तो दोनों ऐसे जच रहे हैं जैसे ससुराल जा रहे हों। बैलगाड़ी हवा से बातें करती हुई दौड़ रही थी। धूप कितनी तेज है, बैलों को पानी पिलाना होगा। कोई छायादार जगह दिखे तो बैलगाड़ी रोक लो। थोड़ा आगे बढ़ते ही जंगल शुरू हो गया। चारों तरफ छायादार पेड़ थे। यहीं गाड़ी रोककर बैलों को खोल देता हूँ। हाँ ननकू भैया, इस पेड़ के नीचे बैठकर हम भी कुछ देर चिलम पी लेंगे। और वे दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। काफी देर बाद, अरे बैल कहाँ गए? यहाँ तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है कहीं दूर निकल गए हैं। दोनों भाई बैलों को ढूंढने लगे। सनकू, तुम उस तरफ देखो, मैं इधर जाता हूँ। ठीक है। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, पर बैल कहीं नहीं मिले। ननकू भैया, अब तो अंधेरा होने लगा। इस अंधेरे में हम बैलों को कैसे देख सकेंगे? तभी ननकू को एक तरकीब सूझी। अंधेरे में अब बैल दिखाई तो देंगे नहीं, मैं अपनी पगड़ी उतार लेता हूँ। ननकू ने पगड़ी उतार ली। अब इसका एक सिरा तुम पकड़ लो और एक मैं पकड़ लेता हूँ।
दोनों भाइयों ने पगड़ी का एक एक सिरा पकड़ लिया। अब इसे फैलाकर आगे बढ़ते हैं। इसके बीच में जो कोई चीज अटकेगी उसे हाथ लगाकर देख लेंगे। हो सकता है कि हमारे बैल इसमें अटक जाएं। तरकीब तो बड़ी चोखी है ननकू भैया। अब वे जंगल की ओर बढ़ने लगे। पगड़ी को खींचकर पकड़ो। पगड़ी कभी झाड़ी में अटक जाती। अरे कहाँ अटक गई पगड़ी? तो कभी कोई पेड़ बीच में आ जाता। फिर कुछ अटका, शायद बैल ही हो। दोनों ने हाथ बढ़ाकर अटकी हुई चीज को छूकर देखा और बैलों को ना पाकर निराश हो गए। अरे यह तो पेड़ निकला। इसी तरह वे काफी देर ढूंढते रहे, लेकिन बैल नहीं मिले। तभी उनकी पगड़ी के घेरे में एक आदमी फंस गया। अरे रे, यह क्या है? जब उस व्यक्ति ने इन दोनों को देखा तो वह बोला, अरे ननकू सनकू, आप दोनों यहाँ यह पगड़ी से क्या कर रहे हो? अपने होने वाले साले रणजी की आवाज सुनकर दोनों भाइयों के मुंह उतर गए। अब तो पोल खुलकर रहेगी। लेकिन ननकू ने झट बात बनाते हुए कहा, यह सनकू पेड़ के नीचे बैठा था, कौवे ने पगड़ी पर पीट कर दी। मैंने कहा भी कि ऐसे ही साफ कर देते हैं, पर यह नहीं माना और पगड़ी धोकर ले आया। बस उसे सुखा रहे हैं। अब तो पगड़ी सूख गई है, इसे बांधकर तैयार हो जाओ। बैल कहाँ है? तब तक मैं उन्हें गाड़ी में जोतता हूँ। यहीं कहीं चर रहे होंगे, भूरे रंग के हैं, पकड़ लाइए। दोनों भाई पगड़ी बांधने में लग गए और रणजी बैलों को ढूंढने लगा। कमबख्त, ये बैल कहाँ गए? थोड़ी देर बाद, लो बैल तो यहीं चर रहे थे, अब इन्हें गाड़ी में जोतता हूँ। रणजी ने झटपट बैलों को गाड़ी में जोता और फिर उनकी सवारी ससुराल की ओर चल पड़ी। ससुराल पहुंचकर दोनों का जोरदार स्वागत हुआ। आइए पधारिए ननकू जी और सनकू जी। दोनों को सजे धजे कमरे में ले जाकर बैठाया गया। आप लोग आराम से बैठो, मैं अभी आया। सनकू होशियार रहना, कहीं पोल न खुल जाए। भगवान ही राज रखेंगे। थोड़ी देर बाद, चलिए ननकू जी सनकू जी, भोजन तैयार है, आप हाथ मुंह धो लीजिए। ननकू और सनकू भोजन करने बैठे। आप लोग भोजन कीजिए, अभी मैं अपनी बहनों के हाथ लस्सी भेजता हूँ। जैसे ही रणजी कमरे से बाहर गया कि पिछले दरवाजे से एक कुत्ता अंदर घुस आया और दोनों की थाली से रोटी उठाकर भाग गया। दोनों ने रोटी की ओर हाथ बढ़ाया तो थाली खाली मिली। अरे थाली में से रोटी कौन ले गया? सनकू, तुमने ली है? पर रोटी तो मेरी थाली में भी नहीं है। लगता है कुत्ता या चूहा उठाकर ले गया है। अब की बार जरा ध्यान रखना। बेफिक्र रहो, मैंने डंडा तैयार रखा हुआ है। लस्सी लेकर दोनों बहनों को भेजा गया, जिनसे ननकू और सनकू की शादी होने वाली थी। जैसे ही वे दोनों कमरे में आई तो आहट सुनते ही सनकू ने डंडा दे मारा। डंडे की चोट से दोनों बहनें चीख पड़ी। अरे रणजी भैया, मैं मर गई। हाय बापू, मेरी कमर टूट गई। अरे बाप रे, लगता है मैंने गुणवंती और लाजवंती को पीट दिया है। उन दोनों का रोना सुनकर घर के अन्य लोग दौड़े आए। क्या हुआ? आह, यह चिल्लाना कैसा? क्या बात है? यह क्या हो रहा है? ननकू तुरंत बात संभालते हुए बोला, यह सनकू एकदम मूर्ख है। कई बार समझा कर लाया था कि होने वाली पत्नी जब भोजन परोसे तो उसके शरीर से लकड़ी केवल छुआई जाती है। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, लेकिन इसने करारी चोट मार दी। चलो, आप लोगों का दस्तूर तो पूरा हो गया, अब आप आराम से बैठकर खाना खा लीजिए। ठीक है। खाना खाने के बाद, चलो खाना तो नसीब हुआ, अब हाथ धोने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, फिर कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। चलिए मैं आपके हाथ धुलवा दूं। तभी दरवाजे से बाहर निकलते हुए, हाय मैं मरा। जरूर दहलीज से ठोकर खाई होगी। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, जमीन पर देखकर चलने की आदत नहीं है सनकू को, बस ठोकर लगी होगी। चोट तो नहीं आई सनकू जी? ऐसी वैसी चोट से सनकू पर कोई असर नहीं होता। हाथ धोने के बाद आप ऊपर वाले कमरे में पधारो, आपके सोने का इंतजाम वहीं किया है। दोनों भगवान का नाम लेते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। संभल संभल कर चढ़ना ननकू भैया, तू मेरी फिक्र मत कर, अपना ख्याल कर। लेकिन अगली सीढ़ी पर सनकू का पांव फिसला और वह लुढ़कते हुए नीचे आ गिरा। अरे रे, मैं मर गया, मेरी कमर टूट गई। शोर सुनकर घर के लोग दौड़े आए। सनकू कमर को पकड़कर बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। रणजी ने उससे पूछा, क्या हुआ सनकू जी, सीढ़ियों से कैसे गिर गए? क्या बताऊं, हाय।
तभी ननकू ने बीच में बोलकर फिर से बात संभाल ली। सनकू कुछ ज्यादा अड़ियल है, कहने लगा कि कुल 15 सीढ़ियां हैं, जबकि मैंने कहा 13। बस सीढ़ियां गिनने के लिए वापस नीचे दौड़ा। शायद जल्दी जल्दी में 2-2 सीढ़ियां फान गया होगा। दिखाइए सनकू जी, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, खास चोट नहीं लगी है। गरम गरम दूध में हल्दी डालकर भेजती हूँ। अब आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मैं आपके बिस्तर नीचे वाले कमरे में बिछवा देता हूँ। आइए सनकू जी, आपको बिस्तर तक पहुँचा दूँ। लगता है आपकी कमर में काफी दर्द है। सनकू ने मनी मन रणजी को धन्यवाद दिया। आपकी मेहरबानी से बिस्तर नसीब हुआ, वरना न जाने और कितनी ठोकरें खानी पड़ती। थोड़ी देर बाद, अरे ननकू भैया की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, कहाँ रह गए? रणजी कमरे में आया तो सनकू ने पूछा, ननकू भैया कहाँ गए? जरा खेत की तरफ गए हैं, अभी आते होंगे। काफी देर तक ननकू लौटकर नहीं आया तो सनकू का माथा ठनका। अब की बार कहीं ननकू भैया किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। ननकू को ढूंढने के लिए सनकू कराहते हुए कमरे से बाहर आया तो रणजी ने पूछा, यह कहाँ चल दिए सनकू जी? खेत की तरफ जाना है? आओ मैं ले चलता हूँ। घर से निकलकर सनकू और रणजी खेतों की ओर बढ़े ही थे कि एक गड्ढे से उन्हें ननकू के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सनकू, मुझे बाहर निकालो, सनकू जल्दी आओ। अरे यह तो ननकू जी की आवाज है, लेकिन ये हैं कहाँ? रणजी ने गड्ढे में झांक कर देखा। अरे आप गड्ढे में कैसे गिरे? इस बार सनकू ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, ननकू भैया गड्ढा कितने हाथ गहरा निकला? सनकू 10 हाथ गहरा है। देखा रणजी, ननकू भैया भी कम अड़ियल नहीं है। यहाँ गड्ढा देखा और उसकी गहराई नापने के लिए इसमें कूद पड़े। यह तो इनकी पुरानी आदत है। अब आप ही बताएं कि यह गड्ढा कितने हाथ गहरा है? 20 हाथ। तब तो तुम्हारा अनुमान गलत निकला ननकू भैया। रणजी, अब इन्हें बाहर निकालिए और कमरे में पहुंचाइए। रणजी ने ननकू को गड्ढे से बाहर निकाला और कमरे में पहुंचा दिया। अब आप दोनों आराम फरमाइए, मैं दूध भिजवाता हूँ। माँ कहीं भूल तो नहीं गई? थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत दूध लेकर आई। मेहमानों के लिए दूध लाई हूँ, ले लीजिए। सनकू बिस्तर से उठा और बुढ़िया के पैर छूते हुए बोला, माता जी आपने क्यों कष्ट किया? तभी रणजी कमरे में आया। सनकू को नौकरानी के पैर छूते देखकर चिल्लाया, सनकू जी आप क्या कर रहे हैं? यह तो हमारी नौकरानी है। सनकू ने फिर गड़बड़ कर दी। ननकू ने सफाई पेश की, इसमें सनकू की कोई गलती नहीं है। दरअसल हमारे माता पिता ने हमें बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा दी थी। वे अमीर गरीब और नौकर मालिक में कोई भेद नहीं मानते थे। ननकू की बात सुनकर रणजी बड़ा प्रभावित हुआ। नौकरानी के जाने के बाद वह ननकू से बोला, आपके माता पिता के बड़े उच्च विचार थे। उनकी दी हुई शिक्षा का आप लोगों पर भी जरूर अच्छा असर हुआ होगा। मेरी बहनें बड़ी किस्मत वाली हैं जो उन्हें इतनी समझदार पति मिल रहे हैं। अच्छा एक बात तो बताइए, आप दोनों को मेरी बहनें पसंद आई या नहीं? लेकिन हम उन्हें देख ही नहीं पाए। देखते भी कैसे? क्यों, लस्सी लेकर भेजा तो था उन्हें। दरअसल छड़ी मारने का दस्तूर निभाते समय हम देख ही न सके। कोई बात नहीं, सुबह नाश्ता वही दोनों लेकर आएंगी, तब देख लीजिएगा। यह ठीक है, सुबह की रोशनी में तो हमें दिखाई देने लगेगा। कमरे में गर्मी है, इसलिए आपके बिस्तर बाहर आंगन में लगवा दिए हैं। रात काफी हो गई है, अब आप लोग सो जाइए। इतना कहकर रणजी कमरे से बाहर चला गया। दोनों बाहर आंगन में बिछे अपने अपने बिस्तर पर सो गए। आधी रात को ठंड लगी तो वे उठकर बैठ गए। ननकू सनकू से बोला, चल सनकू अंदर वाले कमरे में चले, यहाँ तो ठंड लग रही है। चलो। अंधेरे में गिरते पड़ते वे दोनों गोदाम में पहुंच गए। लगता है हम किसी गोदाम में पहुंच गए हैं और यहाँ जमीन पर ही सोना पड़ेगा। दोनों ने अपनी पगड़ी का सिरहाना बनाया और जमीन पर लेट गए। वाह रे हमारी किस्मत, नरम नरम गुदगुदे बिस्तर छोड़कर जमीन मिली है सोने के लिए। थोड़ी देर बाद, मुझे तो कीड़े मकोड़ों के काटने के कारण नींद नहीं आ रही है। बस सवेरा होने में थोड़ी ही देर बाकी है। चुपचाप लेटा रह, बना बनाया खेल मत बिगाड़। सुबह होते ही रणजी आंगन में आया। अरे बिस्तर तो खाली है। ननकू और सनकू सुबह सुबह कहाँ चले गए? रणजी दौड़ा दौड़ा बाहर अहाते में आया। लेकिन बैलगाड़ी तो खड़ी है,
बैलगाड़ी के बिना गांव नहीं लौट सकते। हो सकता है खेतों की तरफ गए हों। रणजी खेतों की तरफ जा पहुंचा, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। रणजी निराश होकर अपने माँ बाप के पास पहुंचा। माँ, बापू, ननकू और सनकू बिना बताए चले गए। क्या कह रहे हो बेटा रणजी? इतनी सुबह कैसे जा सकते हैं? शायद हमारी लड़कियां पसंद नहीं आई उन्हें। लड़कियां तो देखी ही नहीं उन्होंने। तभी नौकरानी वहां आकर बोली, जब मैं दूध लेकर गई थी तो सामने वाले कमरे में वे दोनों विराजमान थे। हाँ, वहां बैठकर मैंने उनसे बातचीत भी की। रणजी बात अधूरी छोड़कर उस कमरे की ओर लपका, लेकिन वहां भी ननकू सनकू को न पाकर निराश हो गया। खोज करते करते रणजी ने जाकर गोदाम का भिड़ा हुआ दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर वह भौचक्का रह गया। रणजी के पीछे पीछे सारा परिवार उस कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अरे, ये गोदाम में आकर जमीन पर क्यों सो रहे हैं? मुझे तो इनके दिमाग में कोई खराबी नजर आती है। आंगन में बिस्तर बिछा तो रखे थे, फिर भी। शोर सुनकर दोनों की नींद खुल गई। भीड़ देखकर वे हैरान हो उठे। अरे, इतने लोग क्यों जमा है? कहीं हमारी पोल तो नहीं खुल गई? ननकू फुर्ती से उठा और अपने होने वाले सास ससुर के पांव छूने लगा। सनकू ने भी उसका अनुसरण किया। जीते रहो बेटा, लेकिन आप यहाँ गोदाम में कैसे पहुँच गए? आप लोग तो बाहर आंगन में सोए हुए थे। ननकू ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, क्या बताऊं, मेरा यह भाई बड़ा ही अड़ियल है। साथ ही इसे हर चीज की लंबाई नापने की सनक है। रात को यह कहने लगा कि इस गोदाम की लंबाई इसकी लंबाई से दुगनी है, जबकि मेरा कहना था कि मेरी लंबाई से दुगनी है। लेकिन यह अड़ गया तो मैंने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, चलो नाप लेते हैं। बस लेट लेट कर कमरे की लंबाई नाप रहे थे कि अचानक आंख लग गई। कमरे की लंबाई नापने का काम भी अधूरा रह गया। इस पर ससुर जी ने मजाक करते हुए कहा, इस काम को अब पूरा कर लो, अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यह तो पता ही नहीं चला कि कमरे की लंबाई किसके कद से दुगनी है, मेरे या भैया के। लेकिन हमें पता चल गया है कि गुणवंती का विवाह ननकू से करना ठीक रहेगा और लाजवंती का सनकू से। वह कैसे? गुणों की खान हमारी गुणवंती समझदार ननकू के योग्य है, और समझ के जरा सी कच्ची लाजवंती की सनकी सनकू के साथ खरी निभेगी। लेकिन पिताजी, इन दोनों की पसंद नापसंद भी तो जान लेनी चाहिए। इस पर ननकू तुरंत बोला, ससुर जी जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे, हमें मंजूर है। ननकू जी, अब शादी का मुहूर्त निकलवाइए और बारात लेकर पधारें। जी, बहुत अच्छा। जब वे दोनों गांव लौटे तो उनकी शादी की बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। ननकू और सनकू का विवाह? इस बार दोनों ने बाजी मार ही ली। थोड़े दिनों बाद ननकू और सनकू का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया और वे अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगे। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।